हेलो फ्रेंड्स, ये मैं क्लास 10th के साइंस के जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, जो वर्ष 2022 के हैं, तो उसका मैं यहाँ पे आंसर हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जिससे मैं यहाँ से 1 से लेके है ना 80 तक यहाँ ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप लोग देखिए इसको। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा पहला नंबर कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है पहला नंबर, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो मेरा इसका आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प में। पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधे में होते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो मेरा आंसर होगा जल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मेरा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन है मेरा कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा अमाशय में, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि इसे याद वाद करने में सही रहता है। मेरा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संभव होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अगला मेरा क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इसका आंसर होगा अवायवीय श्वसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। क्वेश्चन है मेरा 7वां कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, पौधे में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन है मेरा कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेघा रोग पनपता है। तो घेघा रोग किससे पनपता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। मेरा आगे क्वेश्चन है 10 कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मेरा आगे क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मैं सिर्फ ओनली यहाँ पे आंसर बोलते हैं, ऐसे थोड़ा तेज़ी में हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में पाई जाती है। तो मेरा आंसर होगा हरे पौधे में, यानी कि पौधे में होगा ऑप्शन नंबर बी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 14 नंबर कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, तो हम जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम 1 से लेकर पूरा 80 तक करा देते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझे। परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेगा, ये क्वेश्चन का हमें बेस पता होता है। तो इसी ढंग से आप लोग तैयारी कीजिएगा ताकि सही रहेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो यूरोक्रोम, इंग्लिश में मूत्र को यूरिन कहते हैं। तो यूरिन से आप यूरोक्रोम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केंचुआ जो है ना, उभयलिंगी जंतु है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर
कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत से। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा DDT होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो जो सबसे पहले आहार करता है शाकाहारी होता है, जो सबसे पहले खाता है तो मेरा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, साग सब्जी को खाता है जो। अब मेरा ऑप्शन नंबर, मेरा क्वेश्चन अगला 20 कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो मेरा हो जाएगा कुआं। कुआं जो है ना भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 22 हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। मेरा 23 नंबर क्वेश्चन है वो अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, तो अंडोत्सर्ग का कारण है LH, ऑप्शन नंबर ए मेरा इसका 24 का आंसर है। 24 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा सी, अग्नाशय में पाई जाती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। मेरा 25 नंबर क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी। मेरा अगला क्वेश्चन है निशल कनिकाएँ पाई जाती है, निशल कनिकाएँ किस में पाई जाती है, तो निशल कनिकाएँ न्यूरॉन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी कि मानव मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है, वेट हमको यहाँ पे बताना है, तो मानव मस्तिष्क का वेट होता है 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1.2 kg से लेकर 1.4 kg तक। ऐसे एवरेज मेरा 1400 ग्राम रहता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी, वास्तविक और उल्टा होता है। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा 29 कि साइड मिरर के रूप में से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में हम जानते हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन होगा कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा होगा। यहाँ पे घसीएगा आप लोग ऑल, ऑप्शन नंबर डी में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, ऊर्जा का SI मात्रक, तो हम जानते हैं ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा 32 नंबर क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के परिणाम है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के परिणाम है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का नीला रंग। मेरा 33 क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी।
मेरा 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता होगी प्लस में, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी होगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अगला मेरा क्वेश्चन है 35 नंबर कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका आंसर मेरा राइट होगा 5, यानी कि 5 सतहों से घिरा होता है एक प्रिज्म में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। आगे मेरा 36 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। पक्षमाभी पेशियों के द्वारा किया जाता है। आगे मेरा क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, और एक बात और बता देता हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। मेरा अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो हम जानते हैं फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस की तरह होता है, ऑप्शन नंबर ए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो परावर्तन के बाद बिंदु फोकस से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। मेरा अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म के एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो इसका क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। यदि कि एक प्रिज्म में एक ही किरण गुजरेगा तो इसका वर्ण विक्षेपण तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरा 41 नंबर क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो पवन विद्युत जनित्र में कुंडली का घुमाने का काम कौन करती है? तो गतिमान हवा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। मेरा आगे क्वेश्चन है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति ऋणात्मक होगा, अवतल लेंस की ऐसे भी क्षमता ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मेरा 43 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल में रहता है वो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें करंट जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे मेरा क्वेश्चन है 44 नंबर, वक्रता त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो 1 मीटर है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेगा तो F बराबर R/2 होती है, इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा 50 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मेरा 45 नंबर क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, यानी कि सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, यानी कि जो घना माध्यम रहता है उसे, यानी कि कांच से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 का होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब है ना, जैसे कांच से शीशा से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में जनरेटर कहा जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 47 नंबर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को आप लोग सही से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है, इस क्वेश्चन को पूरा 100% इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आपका परीक्षा की तैयारी सही ढंग से हो। मेरा 47 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जीवाश्म ईंधन से जो बनता है पारंपरिक स्रोत कोयला होगा। अगला मेरा 48 नंबर क्वेश्चन है, कांच की एक फोकसांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्षेपण। मेरा अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट होता है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है 220 वोल्ट, और एसी होता है, यानी कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेट करंट, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन होगा 50 नंबर
कि जस्ता की परमाणु संख्या क्या है। जस्ता यानी कि जस्ता, तो जस्ता की परमाणु संख्या 30 होता है जिंक। आप लोग 1 से लेकर 30 तक पीरियोडिक टेबल से परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन रहता है। परमाणु संख्या से एक क्वेश्चन हर साल रहता है, इसलिए सही है। इसे ज़्यादातर पूछता है कैल्शियम का, आयरन का, सोडियम का, ये सब मेन होता है, लेकिन 1 से 30 तक याद करना ज़रूरी होता है। कोई ठीक नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन रहे। अगला मेरा क्वेश्चन है 51 नंबर कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा Na2CO3 धोबन सोडा का Na2CO3 और 10H2O। अब मेरा अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि कौन प्रबल निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। तो निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है, तो इसका मेरा आंसर होगा NaOH, ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। और मेरा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है Fe, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। आगे मेरा 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर का आंसर हम बता देते हैं। 55 का आंसर ऑप्शन ए होगा उपचयन, ऑक्सीडेशन जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में। मेरा 56 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे चीनी का बोलेगा तो C12H22O11। इस आणविक सूत्र भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ग्लूकोज का, चीनी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये सब याद रखिएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनित होता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। मेरा 58 नंबर क्वेश्चन है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि इसका परमाणु संख्या 3 होता है। 2 और 2 8 8 2 ऐसे होता है, तो 2 और यहाँ पे बचेगा 1, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। मेरा अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। यानी कि आवर्त सारणी के शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है। तो हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो शून्य वर्ग के तत्व है हीलियम। शून्य वर्ग के तत्व याद रखिएगा 6 होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इसको याद रखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इससे एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का शून्य वर्ग से। इसको जीरो ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल अंग्रेजी में बोला जाता है। मेरा 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो फ्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन है, एफ, जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 61 नंबर क्वेश्चन है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हमारा शरीर का पीएच मान हम जानते हैं कि 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो H2SO4 मेरा अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी। मेरा अगला क्वेश्चन होगा 64 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा
निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा जो संश्लेषित सूचक है। अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। आगे मेरा 66 नंबर क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन क्या है? कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसका रासायनिक संगठन है CuFeS2। CuFeS2 ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, 66 का सी। मेरा अगला क्वेश्चन है 67 नंबर प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाला धातु सोना है, जिस पर जंग नहीं लगता है, इस पर कोई अभिक्रिया नहीं होता है। आगे मेरा 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे होगा Ag जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। Au भी होता है, तो यहाँ पे Ag है, तो Ag ऑप्शन के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? तो किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 4, 5, 6 और 7 बाह्यतम में हो सकती है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, 4, 5, 6 और 7 बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी बाह्यतम कक्षा में। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 70 नंबर कि पीतल निम्नांकित में किन की मिश्र धातु है? तो पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है Cu+Zn। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। मेरा अगला 71 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है? निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो मेरा आंसर होगा एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर ऑप्शन नंबर ए 71 के ये होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है 72 का मैं आंसर बोल देता हूँ। 72 का होगा मेथॉक्सी एथेन ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा क्वेश्चन है 73 नंबर लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe3O4 ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा 73 का ए Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। आगे मेरा 74 नंबर क्वेश्चन है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? तो इस आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या 16 ही होगा। आप लोग पीरियोडिक टेबल जा करके देख लीजिएगा, वो 16 वर्ग में है, जिसकी संख्या 16 है परमाणु संख्या। आगे मेरा 75 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा सी कॉपर Cu, यानी कि 75 के सी होगा आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है मेरा कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो इस मिश्र धातु का नाम ब्रोंज है ऑप्शन नंबर बी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है हाइड्रोजन गैस ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? तो मेरा होगा Ag ऑप्शन नंबर सी मेरा 78 का सही है। अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बच गया है जो 1 से लेकर 80 तक पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा 79 नंबर क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गैंग कहलाते हैं।
GANGUE गैंग। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो मेरा ऑप्शन है ए में आघातवर्धनीयता के कारण, बी में उष्मीय चालकता के कारण, सी में है तन्यता के कारण और डी में कठोरता के कारण। क्वेश्चन 80 नंबर कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो उसकी तन्यता के कारण है धातुओं के तार बनाए जाते हैं, ताकि उसको खींचकर लंबा बनाया जा सके और वो टूटे ना। तो दोस्तों मेरा यहाँ 1 से लेकर 80 तक साइंस का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है। उसका मेरा 1 से लेकर 80 तक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सारे के सारे आंसर करा दिए हैं। आप लोग क्या करना है कि कॉपी में इसको नोट करना है, उसके बाद याद करना है, ताकि परीक्षा की तैयारी अच्छे से होगा। और आपको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को याद करना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपको इससे आधार का पता चलता है कि किस आधार से क्वेश्चन रहेगा, कहाँ कहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा। और ज़्यादातर किताब के अंदर से क्वेश्चन रहता है, जो किताब के अंदर में उसको है ना रीडिंग करना है, जो मेन पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन टिक करना है, और जो उससे क्वेश्चन बनता है उसको कॉपी में नोट करना है। इससे तैयारी और अच्छे ढंग से होता है। तो दोस्तों रहने देते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक करा दिए हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद।